नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा और आज हमारे साथ बेबाक बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर जी। शाइस्ता अंबर जी एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काफ़ी काम कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाइस्ता जी। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना आपने की थी आज से काफ़ी साल पहले, तो ये क्यों आपको लगा कि इसकी ज़रूरत है और अब कहाँ तक आपको लगता है कि जिस लिए आपने इसकी स्थापना की थी वो मकसद पूरा हो रहा है? देखिए, बहुत पहले आपको याद होगा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, इतनी सीनियर हैं और बहुत सारे मसलों के बारे में आपको पता ही है। एक आपको पता होगा आरिफ और तौफीक का मामला था, जो वो पाकिस्तान की फ़ौज में चला गया था, अगवा कर लिया गया था, तो उसके तलाक और गुड़िया का मामला था हैं। तो जब चाहा जब आ गया, जब चाहा जब शादी तोड़वा दें, जब चाहे जब कुरान पाक में जो नियम है, जो उसूल कानून है शरीयत में, उसके अनुसार तो तलाक और खुला हो ही नहीं रहे थे। जो चाहा SMS व्हाट्सएप इंटरनेट और ईमेल पे तलाक दे दें, और तलाक देने वाली को पता ही भी नहीं है कि वजह क्या है, हमको पता ही नहीं। कभी कभी थाने से संबंध आ जाए या महिला आयोग से आ जाए तब उसको पता चले। तो ये तलाक इस तरह नहीं होता है। इसको हमने आप जानती हैं कि हमने महिलाओं के मुद्दों पे हमेशा सड़कों पे और विधानसभा को घेरा, लेकिन जब हमको आप ही जैसी एक जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा, शाइस्ता जी आप महिलाओं के मुद्दे पे सड़कों पे आ रही हैं, किसानों और मजलूमों के लिए आ रही हैं, तो आप ही के समाज में जो तलाक हो रहे हैं और फतवे आ रहे हैं उल जलूल, तो उनको आप क्या करेंगे। इमराना के फतवे का भी आया, तब हम लोगों को लगा कि ये तो वाकई में हम समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये तलाक और फतवे जो सदियों से हैं इसको भी तो देखना पड़ेगा। तो हमने अपनी महिलाओं से मैंने वार्ता किया। महिलाओं ने कहा कि ये तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है और संवेदनशील है, और हम महिलाओं की सुनेगा क्या, हम लोगों को तो तालिबानी मिजाज के लोग मार ही डालेंगे। लेकिन हमने कहा कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें अपनी मर्यादाओं में रह करके शांतिपूर्वक तरीके से, डेमोक्रेसी कंट्री है ये, लोकतंत्र देश है, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये बात सही हुई कि हमारा देश सबकी आवाज़ सुनता है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे साथ कई दुर्घटनाएं हुई। मेरा एक्सीडेंट कराया गया, मेरे साथ मुझे बुरे गंदे से गंदे गलीज से गलीज आरोप लगाए गए। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ चुके हैं तो अब पीछे हटना भी नहीं हम लोगों को चाहिए। और इतिहास के पन्ने उठा के देख लिए, महिलाओं ने हमेशा ख़तरे उठा करके भी कोई अगर परचम लहराया है तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया। चाहे आप जो मुहर्रम चल रहा है हम लोगों का, तो हम शहज़ादी ज़ैनब अलैहिस्सलाम को याद करें, जो शोदाए करबला मज़लूमैन मासूमैन को भूखा प्यासा मलून लानतुल्लाह यजीद ने शहीद किया था। तो उनका परचम तो हमारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी और मौला अली इब्न अबी तालिब की बेटी ने परचम उठाया था जुल्म के ख़िलाफ़ और उन शहीदों के खिलाफ। तो हम तो उनके रोशनी से लेंगे। हम हिंदुस्तान में हैं तो हमने अल्लाह का हुक्म था तो उठाया, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी। और अल्लाह का शुक्र है, तीन राष्ट्रपति महोदय, चाहे प्रतिभा पाटिल जी हों, चाहे प्रणब मुखर्जी हों, इन सब लोगों ने और सभी लोगों ने एक जायज़ आवाज़, जो हम लोगों ने जायज़ बात उठाई थी कि जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट है उसी तरह से मुस्लिम मैरिज एक्ट की तरह से। मैं अभी उसी पर आने वाली हूँ आगे अगले सवाल में, लेकिन इससे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपने इस पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया, इसमें निकाह जैसे सेंसिटिव इशू पर, तलाक जैसे इश्यूज़ पर बात उठाई, तो जब आपने जो भी आपने चाहा कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, उस पर आपने काम करना शुरू किया, तो कितना फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है? इससे क्या केसेस इस तरह के हो रहे हैं जो आप सॉल्व कर रही हैं? देखिए, फ़र्क तो ये उठा कि जिनके घर टूट गए थे बिला वजह, जिन माँ बाप के और जिन भाई की बहन तलाकशुदा होकर घर आ गई थी, कि वो भाई अपने परिवार को चलाए कि तलाकशुदा बहन को उठाए, और जिस माँ बाप ने शादी किया है वो तलाकशुदा होकर घर आ जाए। तो ये आवाज़ को सब लोगों ने साथ दिया, भले सड़क पर नहीं आए लेकिन उन्हीं ने साथ दिया। और फिर अब बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट ये निकला कि लोग कुरान शरीफ को पढ़ने लगे।
पहले मजहबी किताब समझ करके रमज़ान में या कुरान खानी पढ़ करके बिना मीनिंग के पढ़ के लाल पीले चमकीले गिलाफ में रख दिया जाता था। अब चाहे हमारी मुस्लिम बहनें हों, चाहे हिंदू बहनें हों, चाहे समाज सेवी लोग हों, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे एडवोकेट हों, चाहे आप जैसे जर्नलिस्ट लोग हों, एक बार उन्हीं ने सर्च तो किया नेटवर्क के, हाँ भाई औरतें उठा रही हैं आवाज़, भाई की क्या है, गलत क्या है। तो इस्लाम और कानून में सीधी बात है कि औरतों की भी राइट्स हैं और मर्दों की भी राइट्स हैं। औरतों को खुला का हक़ है, मर्दों को तलाक है, लेकिन काउंसलिंग के बिना नहीं हो सकता, धोखा दे के नहीं हो सकता है। आपका एक ये भी बयान आया था कि आपने कहा था कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो इसके पीछे क्या मकसद था? जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये एक लोकतंत्र देश है और सभी मज़हब के मानने वालों को नज़र में रख करके कानून बना है। तो कोई कानून से खिलवाड़ करे, संविधान से खिलवाड़ करे या इस मुस्लिम लॉ से खिलवाड़ करे और ये कह दे कि मुस्लिम लॉ के सिर्फ हम ही ठेकेदार हैं, तो कुरान अल्लाह का औरतें के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। लेकिन अगर अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ कोई जाएगा तो सबको आवाज़ उठाने का अधिकार है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यानी कि नेकियां सब कलमा गो कर सकते हैं। हर समझदार अक्लमंद इंसान नेकियां कायम करे और बुराइयों के ख़िलाफ़ लड़े, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़े। तो इसलिए हम लोगों को ये, हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने देश की लोकतंत्र व्यवस्था पर और सर्वोच्च न्यायालय को मैं सलाम करती हूँ कि हम महिलाओं को संविधान के अनुसार, शरीयत के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने फैसला सुनाया जो सभी को बिल्कुल सही लगा। ये इशू क्या था जिसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में गईं और क्या आपने अपील की? हमने कहा जो एक सांस में 3 तलाक दे दिया जाता है, ये 3 तलाक ना दिया जाए, बल्कि काउंसलिंग से घर जोड़ने की बात की जाए। और अगर काजी लोग एक पक्षी फैसला कर देते हैं कि हाँ तलाक वो गया, चाहे तलाक देने वाली औरत को, पाने वाली औरत को पता भी नहीं है, वो जाके मनगढ़ंत फतवा ले आए कि हमारी औरत बदचलन है, हमारी औरत हमको खाना नहीं देती या मैके में रह जाती है, और जाके तलाक दे दें और काजी साहब उसमें साइन कर देते थे कि हाँ तलाक हो गया। जबकि कुरान पाक में है कि सुलह पसंद काजी होना चाहिए और हकम गवाह, यानी हकम गवाह यानी कि दोनों पक्षों के ईमानदार लोग हों, न्यायप्रिय हों। तो वो उससे खिलाफ जा रहा था, तो काजी पे तो हमें भरोसा नहीं रह गया, तो हमें भरोसा न्यायालय पे है। तो हमें न्यायालय पे जब कानून बनेगा तो उसको सभी लोग मानेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तलाक के रेशो बहुत कम हो गए हैं काउंसलिंग से, और लोग तलाक देने में भी अच्छा ही है, बहुत अच्छी बात है कि घर टूटे ना, बच्चे माँ बाप से जुदा ना होने पाए, परिवार टूटता है। तलाक देने के बाद बहुत से लोग पछताते थे कि हमसे गलती हो गई, हमें तलाक नहीं देना चाहिए, और फिर उसमें बहुत सारे लोग जो हलाला जैसा अय्याशी का रास्ता अपनाते थे लोग, तो उसमें औरतों को डाल देते थे। और कोई इज़्ज़तदार हो जो अपने शौहर को प्यार करती हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि शौहर के अलावा कोई इसको छुए, और कोई भी इज़्ज़तदार अगर मर्द है तो वो इस तरह नहीं चाहेगा कि हमारी बीवी किसी और के साथ निकाह में गाए। तो ये सारी बुराइयां थी, इसको ख़त्म हो रहा है और अभी आगे होगा। लोग पढ़ रहे हैं, जाग रहे हैं, बेदार हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और जो कुरान नहीं पढ़ते थे मीनिंग से वो भी कुरान पढ़ने लगे हैं। ये 3 तलाक का जो मुद्दा था, इसके बाद सरकार ने भी इस पर कानून बनाया और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर आपने आपत्ति की कि इसमें कुछ और चेंजेस लाए जाने चाहिए। ये क्या था पूरा मामला? देखिए उसमें एक बात ये थी कि अगर औरत जाए तो फ़ौरन वो उस पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहे तो पति जेल चला जाए। हम कहते हैं क्या सिर्फ हम 100% मर्द ही का कसूर नहीं होता है, कहीं ना कहीं औरतें भी इस कानून का गलत फ़ायदा उठाएंगी, मिसयूज़ करेंगी। तो हम समाज में रहते हैं तो हम सिर्फ ये मान के चलें कि औरत सिर्फ ठीक है, मर्द गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी मर्द हैं जो सीधे साधे हैं, शरीफ हैं, और औरतें कभी कभी जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी और अपने भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। तो उनको समझने का कानूनी मौका दिया जाए, उन दोनों को मौका दिया जाए कि तुम तलाक के लिए आ रही हो, शौहर को जेल अभी नहीं भेजा जाएगा, और दोनों में समझौता होना चाहिए, 3 महीने का इंतज़ार होना चाहिए, ताकि अगर अपनी गलती पे पछता रहे हैं तो दोनों जुदा ना होने पाएँ और घर टूटने से बच जाए। इस पे हमें एतराज़ था कि जेल नहीं जाए, पहले दोनों की काउंसलिंग हो जाए और कोशिश किया जाए घर ना टूटे, इस पे हमें एतराज़ था बस। तो आप अभी अपने लेवल पर, अपने स्तर पर क्या कुछ इसमें कर रही हैं? जो केसेस आपके पास आ रहे हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व कर रही हैं?
हम सबसे ज़्यादा कामयाब अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परिवार को ये बताते हैं कि देखो, लड़की को समझाते हैं कि देखो, जाने अनजाने में अगर कोई शिकायत लेकर आई हो तो बैठ करके आपस में बात करो। बहुत से तलाक ऐसे होते हैं जो उनके माँ बाप दखल अंदाजी करते हैं, या जाने अनजाने में गलत फहमियाँ हो जाती हैं। तो अपनी भूल को सुधारो, और भाइयों के ऊपर आज तुम जुदा हो जा रही हो, कल भाइयों के ऊपर बोझ बनोगी या माँ बाप के ऊपर बोझ बनोगे और ये कह दो कि हम कमा सकते हैं। तो ये सिर्फ दलील नहीं है। समाज में अल्लाह ताला ने, वो परमेश्वर ने एक शक्ति दी है जोड़ा बनाने की। आप अकेले मत रहो, चाहे लड़का हो वो भी अकेले मत रहे, लड़की वो भी। शादीशुदा एक जायज़ रिश्ते की तरह से आपस में रहो। खटपट होती है भाई बहनों में, बहनों बहनों में होती है खटपट, तो खटपट होती है, अपने मिल जाओ, लेकिन जुदा मत हो। और जुदा होने से एक दूसरे के मोहताज हो जाओगे। और शौहर को भी समझाती थी कि माँ बाप आज हैं तुम्हारे साथ, कल कल दुनिया से चले जाएंगे। तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में तुम्हारी बीवी ही तुम्हारे साथ आएगी। ये मियाँ बीवी का रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं होता है। एक दूसरे का साथ दो, गलतियों को माफ़ करो और अपने बच्चों का ध्यान रखो और अपने एक दूसरे का ध्यान रखो। तो लोगों को समझ में आता। फिर हम थोड़ा कानून का भी डरा देते हैं कि जेल जाओगे क्या फ़ायदा, बेइज्जती होगी, बर्बादी होगी। तो वो लोग समझ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये मुस्लिम मैरिज एक्ट के लिए भी एक आपने डिमांड रखी थी कि मुस्लिम मैरिज एक्ट बनना चाहिए जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट है। उसमें आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से हो? वही तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम, यही तो बना। मुस्लिम मैरिज एक्ट यही तो, मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम, तो यही तो बना। अब इसमें बनने से ये होता है कि दोनों एक दूसरे के अपने अपनी हदों में रहेंगे और घर जोड़ने की बात करेंगे और डरेंगे कानून से। ये बना। और ये इसमें जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उसको तो हम समाजी लोग भी सुधार सकते हैं। अब देखिए, ये सब कुछ राजनीति भी होती है, कुछ सियासत भी होती है। तो हमें सियासत में ना जाकर हमें समाजी सुधार की बात करनी चाहिए। और मैं सियासत में नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे क्षेत्र में अगर कोई अच्छा कैंडिडेट होगा तो हमें वोट भी देना चाहिए। ये हमारा मताधिकार है। तो हम सियासत से अलग हो जाएं ये भी नहीं ठीक है, लेकिन जो सियासत में, जो राजनीति में अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। वोटिंग की आपने बात की, तो मुस्लिम महिलाओं में आप क्या देखती हैं, कितनी जागरूक हैं वोटिंग को लेकर, अपने इस अधिकार को लेकर, या अभी भी अपने घर में उनके जो मर्द हैं या उनके घर में जो भी पुरुष हैं उनके कहने पे वोटिंग करती हैं? इस तरह के इश्यूज़ को लेकर भी आप कुछ काम कर रही हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात की। आज भी मतलब हिंदुस्तान में मैं कहूँ कि आज भी हम लोग चाहे कितना भी पढ़े लिखे हों, डिग्रियां अलमारियों में ताला लगा के रख देते हैं, अपने अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। बस हमारे शौहर ने या हमारे घर के लोगों ने या राजनीति लोगों ने कह दिया तुम उनको वोट देना जा करके, और उन्हीं को वोट देना। तो बहुत सारी औरतें उनको भाई पढ़ लिख गई हैं, अगर टीवी देख रही हैं या अखबार देख रही हैं या थोड़ा बहुत समझदार हैं तो अपने हिसाब से फैसला करेंगे कि वोट देंगे। वरना जहाँ शौहर ने कहा वो खटाखट वोट दे के चली आई। उनको ये नहीं मालूम कि हम कैंडिडेट का कैरेक्टर क्या है, किरदार क्या है, दोबारा लौट के आएगा कि नहीं आएगा। जैसे जया प्रदा हो या हेमा मालिनी हो, वो तो सिर्फ अगर चुनाव प्रचार में भी आती तो ट्रैक्टर पे बैठ करके फ़ोटो खिंचवा लेती हैं। उनका वैनिटी वैन तो साथ में चलता है। जिनका वैनिटी वैन साथ में चलता हो, मेकअप सेट पूरी गाड़ी साथ में चलती हो, वो गरीब उन टाट के पर्दों के पीछे जो बलात्कार करके वैसी चले जाते हैं उनके लिए क्या लड़ेंगी? या मायावती जैसी 100 पर्दों में 100 सुरक्षा में रहती हैं, इतनी बलात्कार महिलाओं के लड़कियों के हुए हैं, वो उनके लिए क्यों नहीं किसी कोई आवाज़ उठाई? वो सिर्फ दलितों का या एक खास समुदाय की बात पे 70 पर्दों के अंदर एसी में बैठ करके वो आवाज़ उठाएंगे महिलाओं की? ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हमारी महिलाओं को भी सोचना चाहिए और जागरूकता आनी चाहिए कि अगर हम कहते आरक्षण में भी महिलाओं को आप 50% आरक्षण नहीं दे रहे तो 35% तो दें। कि हम 50% के इसलिए नहीं पक्ष में कि हमारी बहुत सी महिलाएं, राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि गुनाह और झूठ और पाप और अपराध के बल पर ही लोग सत्ता में जा रहे हैं। बहुत कम औरतें हैं जिनके सर पर पति
या पिता या भाई या पार्टी के लीडर का सुरक्षा का हाथ है तो भी बच पा रही हैं, वरना महिलाओं को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। आरक्षण के हिसाब से उनको कार्यपालिका हो, न्यायपालिका, विधायिका हो, उसमें आबादी के हिसाब से उनको नहीं पहुंचाया जाता है। बस उनसे टाट के वो कुर्सियां बिछवा ली है, दरियाँ बिछवा ली है, वोट डालने की पर्चियां बंटवा लिए डोर टू डोर, भैया इनको कुंडी खटखटाएंगे, भैया इनको पर्ची ले लो, वोट डाल देना। तो इस तरह के काम अगर आप महिलाओं से लेंगे आप जय पर्दा हो, मान लीजिए जैसे को टिकट देंगे और उस महिला को नहीं देंगे जो आपकी पार्टी की कार्यकर्ता बन करके पूरी ज़िंदगी बूढ़ी हो गई है, अब उसको टिकट नहीं देंगे, तो ये भी तो नहीं ठीक है। आप महिलाओं को आपने बराबर से ना अधिकार दिया ना सम्मान दिया। महिलाओं को जागना चाहिए, महिलाओं को भी अपने सम्मान और स्वाभिमान दोनों को रखना चाहिए। एक हाथ में सम्मान, एक हाथ में स्वाभिमान। वो शिक्षित हैं, योग्य हैं, अगर शिक्षित नहीं भी हैं तो वो कढ़ी हुई हैं, तजुर्बा है उनको राजनीति में, वो अच्छा है। वो पंचायत, गांव की पंचायत से लेकर के देश की सर्वोच्च पंचायत तक वो काम कर सकती हैं, बोल सकती हैं सच्चाई। हेमा मालिनी और जयाप्रदा जैसी और औरतें क्या पार्लियामेंट में बोलती हैं? बिला वजह उनको ले जाके बैठा देते हो, सीट खराब करते हैं वो लोग। उसी जगह पे एक जुझारू महिला को रखा जाए। लगातार आपका जो संघर्ष रहा है, चाहे वो तलाक के मुद्दे पे या मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए या आम तौर पर हर वर्ग की महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, तो इसमें एक मुद्दा ये आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त ये ऐसा वक्त आ गया है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में? देखिए, ये इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठाई गई थी। ये जब तक पार्लियामेंट हो, आज हमने कल की पार्लियामेंट में देखा, राज्यसभा में देखा है, हुड़दंग मच रहा था, एक दूसरे पे मार्शल लोग आए थे और एक दूसरे से अभद्रता कर रहे थे। तो पार्लियामेंट जैसा कानून का मंदिर, राज्यसभा जैसे कानून का मंदिर, और वो उसको भी अपवित्र कर रहे हैं। सत्ता की होड़ और राजनीति की होड़ में उल जलूल तरीके से अगर बिल पास कर दिया जाए, कारपोरेट सेक्शन को आप बढ़ा दिया जाए और निचले तबके के लोगों को आप बीमा कराने की, सच हकीकत ये है कि ज़मीनी सच्चाई और ज़मीनी और कमज़ोर वर्ग के लिए अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया। ये सब क्या है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है महंगाई? हमारे देश में ऐसा क्या संकट आ गया जो महंगाई से महंगाई बढ़ती चली जा रही? कोरोना ने तोड़ा, फिर उधर जीएसटी ने तोड़ा, फिर उधर नोटों ने तोड़ा। हर वक्त महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और पार्लियामेंट में ऐसे बिल पास हो रहे हैं जो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अमीरी और गरीबी की खाई भरी नहीं जा रही, बल्कि एक दीवार खड़ी की जा रही है। तो ये मर्यादाओं से बिल्कुल अलग हो रही है राजनीति। तो मैं समझती हूँ कि राजनीति में भी लोगों को जनता के मुद्दे, जनता की समस्या, देश की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए। शाइस्ता जी, हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण कानून एक लाने की बात हो रही है, जिसको अभी तैयार किया जा रहा है, चर्चा में है। आपने इस पर क्या अभी तक स्टडी की और आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा संविधान दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा खुशहाल समाज को, देश को, परिवार को बनाने वाला संविधान है। इसमें किसी तरह का रद्द-बदल नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान ने इजाज़त दी अपने तरीके से आप आस्था के अनुसार आप पूजा करें, संस्कार करें, अपने घर के अंदर करें, लेकिन घर की दहलीज के बाहर आप सड़क पर आएँ तो हम भारतीय बन करके भारत संविधान के अनुसार हम काम करें। संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और कॉमन सिविल कोड जब तक सभी धर्म के और सभी पक्षों के लोग जब तक समर्थन न करें, इसका किसी तरह से उसको छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरे, परिवार नियंत्रण की बात आ रही है, अगर विशेष समुदाय के लिए कोई ये बात कर रहा है तो मैं समझती हूँ बहुत नासमझी की बात है। ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें अगर 2 बच्चे हैं तो हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को ज़्यादा बेहतर तवज्जो दे पाएंगे। अगर हम ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो हम बच्चों को जब हम अच्छा खाना, अच्छी सेहत नहीं दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो हम उन बच्चों के साथ
साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आम बुद्धि से जागरूक जनता के बीच में जागरूक होना चाहिए। इसमें कानून, परिवार नियंत्रण में कानून बनाने की क्या ज़रूरत है। हमारे देश में और प्रदेश में जो हमारे सरकार की बनाई हुई योजनाएं हैं, उनको चाहिए, योजना में लोगों को चाहिए कि हर गली में सभासद हैं, ग्राम प्रधान हैं, वो नुक्कड़ नुक्कड़ सभाएं करें, कहें परिवार को शिक्षित करो, समाज को शिक्षित करो, तो आपने परिवार को कम करें। अब इसमें कानून बना लेंगे तो कानून क्या रोकेगा। कितने कानून बने, कितना रोको। बलात्कार के कानून बना, निर्भया पे कानून बना, क्या हो गया है। आतंकवादी और देशद्रोही पे कानून बना, कितना हुआ। देश, हम कहते हैं हमें अपने देश के हर बच्चे के अंदर देश प्रेम, देशभक्ति, परिवार में शिक्षा का 100% शिक्षा का एक जागरूकता, एक बेदारी आनी चाहिए। और जो औरत और मर्द और लिंग और भेद और जात और धर्म, अवर्ण और सवर्ण और दलित, ये सब की जो भेदभाव है, उसकी मानसिकता को ख़त्म करनी चाहिए कि हम पंडित हैं, हम दलित हैं, वो यादव हैं, वो पिछड़ा है, वो ओबीसी हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो महिला है, वो पुरुष है। ये जो मानसिकता है, ये जहर है, इसको बदलें। कानून सब बहुत अच्छा है, संविधान बहुत अच्छा है, कानून कितना भी बना लें, अगर जहन हमारा जहर भरा है, हमारे दिमाग में अगर हमारे जहर है, मानसिकता में लिंग भेद है, भेदभाव है, संप्रदायवाद है, तो हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचेगा। एजुकेशन की आपने बात की कि शिक्षित होने चाहिए लोग, तो एक सवाल ये उठता है कि जो मदरसे हैं, क्या उनको, आपको लगता है कि अभी और मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, उनका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए? बिल्कुल। जो दकियानूसी टाइप के हैं, जो कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं, उनको मदरसों में बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी वाले एजुकेशन, साइंस है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर है और दीनी तालीम है, ये सब ज़रूर पढ़ाना चाहिए। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज है, इस तरह के बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े देश के क्रांतिकारी लोगों ने एजुकेशन पे काम किया है। हमदर्द दिल्ली के हमदर्द के बड़े बड़े कॉलेज हैं, गर्ल्स कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इस पे लोगों पे काम करना चाहिए। आप छोटा सा मदरसा बना करके और एड्स जो सरकार से लाते हो, आधा खा लेते हो और आधा बच्चों तक पहुंच नहीं पाता है खाना। आप कभी कभी खुद भी सोचें कि हमको इस्लाम ने एक व्यवस्था दी है, शरीयत में इस्लाम, कि हम अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा एजुकेशन में लगाएं। अब आपको एक बहुत बड़ा सच जिस पर लोगों की निगाह नहीं जाती, जिस पे बहुत ज़रूरी है, वक्फ की ज़मीन पे जो घोटाला और भ्रष्टाचार और डकैती और गुंडागर्दी हो रही है, वो वक्फ की ज़मीन क्या है। इस्लामी तरीका वक्फ की ज़मीन में है कि आप वक्फ की ज़मीनों पे पुअर और वीकर सेक्शन के लोगों को, बच्चों को, डिसेबल, मेंटल डिसऑर्डर लोगों के लिए एक आश्रय होम बनाएं, एजुकेशन सेंटर बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, कारखाने बनाएं, ताकि लोगों को सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक तौर पे बराबर लाएं। तो ये कहाँ हो रहा है। वक्फ की ज़मीनें और जलोल तक बेची जा रही हैं, सरकारें भी उसमें हिस्सादार हैं। जी, हम वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, 70 साल से ऐसा जितनी सरकारें आई हैं, वक्फ की ज़मीनों पे घालमेल हुआ है, घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, नीचे चपरासी से लेकर ऊपर तक सब चलता है, दलाली। वक्फ की ज़मीनों का सारे मकसद सब ख़त्म हो गए हैं। और हमने मुख्तार अब्बास नकवी, जो हमारे केंद्रीय सरकार के मंत्री हैं अल्पसंख्यक के, उनसे भी हमने कहा, और श्रीमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखा हमने, माननीय योगी जी को भी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, सबके रिस्पांस बहुत अच्छे आते हैं। राष्ट्रपति भवन से भी रिस्पांस बहुत अच्छे आए, राज्यसभा के से भी अच्छे आए हैं रिस्पांस। सब काम करने की बात करते हैं। मुख्य सचिव का भी लेटर उत्तर प्रदेश से भी आया कि आपके प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार के, उन्हीं का भी लेटर आया, प्रधानमंत्री जी का भी लेटर है, सबने। लेकिन ज़मीनी स्तर पे सच में काम करने की नीयत नहीं है। तो अब आगे आपकी तरफ से क्या आपकी कोशिश है, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप और किस तरह के रिफॉर्म्स को आपने सोचा है कि इन पे काम करना है? सबसे देखिए, पहली बात तो ये कि जिनके पास संवैधानिक पद है, चाहे
ग्राम स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, चाहे देश स्तर पे हो, जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनको सबसे ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो समाज में समाज सेविकाएं हैं, समाज सेवी लोग हैं, और जो बात समाज के मुद्दों पे लाते हैं उस पे गौर करें और उसको आगे बढ़ाएं। हमने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी तलाक पे। अल्हम्दुलिल्लाह 100% तो कोई भी काम हमेशा पूरा नहीं हुआ, चाहे अंबिया कराम का हो, चाहे समाज सेवी का हो, चाहे राजनीति में हो। देखिए, गुनाह और सवाब, पाप और पुण्य तो सदियों से चला आ रहा है। अच्छे और बुरे पे शैतानी ताकत और फरिश्ता सिफत लोग सदियों से चले आ रहे हैं, और आज भी शैतान है, और आज भी यजीद मलून है, और आज भी हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फॉलोवर और उस पर उनके बताए हुई टीचिंग, उनके बताए हुए शिक्षा पे चल रहे हैं। और हमारे देश के बहुत सारे स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, आदर्शों को हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। 100% तो कहीं सुधार नहीं सकता, लेकिन जब हम लोगों का प्रयास होता है तो संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हैं उनको उस पर ज़मीनी काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है आगे और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप आगे लेके चलेंगी, उठाएंगी? 3-4 मुद्दे बहुत हैं। 100% हर गांव पंचायत से लेके प्रदेश स्तर पर लोगों को हर घर में शिक्षित करना चाहिए। दूसरा, जाति और धर्म और लिंग भेद का जहर, इसको सरकारें भी ख़त्म करें, और समाज सेवी और ग्राम स्तर पे, सब नगर निगम स्तर पे जो लोग चुने जाते हैं उनको चाहिए कि संप्रदायवाद को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, आपसी भाईचारा और शिक्षा और रोज़गार पे हाथ दें। क्योंकि जो अशिक्षित है और जो बेरोज़गार है उसको शैतान मानसिकता के लोग बढ़ा करके मुद्दों से भटकाते हैं और देश में नुकसान पहुंचाते हैं। मोहल्ले, गली मोहल्ले में बिला वजह के झगड़े और बिला वजह के फसाद करके पुलिस का, प्रशासन का ध्यान हटाते हैं, पुलिस प्रशासन को उलझा देते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता जी। तो ये हैं शाइस्ता अंबर जी, जिन्होंने आज हमसे बहुत से मुद्दों पर खुल के बात की, और उन्होंने हमसे बताया कि वो चाहती हैं कि किस किस स्तर पर और समाज में, समाज के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में सुधार आए, जिससे ओवरऑल जो देश है उसकी तरक्की हो सके, उसका विकास हो सके। तो बेबाक बात में आज इतना ही। हमारे वीडियोज़ देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।